चलिए, स्वागत है, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। छात्रावास अधीक्षक के अंतर्गत आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर। जैसे कि 4 नंबर पर ये जो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, खेल और शिक्षा, योगा, मूल शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा इनोवेशन के संबंध में, यानी नवाचार के संबंध में, कि नवाचार वास्तव में क्या होता है। इस विषय में आज मैं जो है आपसे डिस्कस करूंगा, बात करूंगा। शैक्षणिक नवाचार, वास्तव में ये जो नवाचार शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, खेल और शिक्षा के अंतर्गत ही शैक्षिक नवाचार है। तो मूल रूप से हम शैक्षिक नवाचार क्या है, एजुकेशनल इनोवेशन क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे। नवाचार का अर्थ सबसे पहले हम लोग समझ लें कि नवाचार का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ इनोवेशन क्या होता है। नवाचार शब्द जो है हिंदी में देखें तो ये 2 शब्द से बना है, नव धन आचार, अर्थात नवाचार। जहां नव का अर्थ होता है नया और आचार का अर्थ होता है आचरण संहिता या परिवर्तन। ठीक है, आचरण या परिवर्तन, नव का अर्थ हुआ नया। इस प्रकार से नवाचार का अर्थ क्या हो गया, नया आचरण या नया किसी प्रकार का परिवर्तन, चेंजेस। नवाचार का यह परिवर्तन क्या होगा, जो पूर्व स्थित विधियों और पदार्थ आदि में कुछ नवीनता का संचार करता हो, कुछ नया लेकर के आता हो, उसे हम लोग नवाचार कहते हैं। नवाचार शब्द का अंग्रेजी ट्रांसलेशन होता है इनोवेशन, जो कि इनोवेट शब्द से आया है, इनोवेट शब्द से। और इनोवेट का अर्थ होता है नवीनता लाना या परिवर्तन लाना, कुछ चेंजेस लाना, नवीनता लाना, परिवर्तन लाना, इसका जो है मूल रूप से मीनिंग होगा। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया। बहुत सारे डिफिनेशंस हो सकते हैं, परिभाषाएं हो सकती हैं नवाचार के संबंध में। जैसे रोजर्स EM के अनुसार नवाचार वह विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करता है। माइलेक्स MB कहते हैं कि नवाचार वह नवीन और विशेष परिवर्तन है जो समझ बूझकर किया जाता है। उद्देश्य की प्राप्ति की दृष्टि से यह परिवर्तन अन्य विधियों की अपेक्षा क्या होगी, अधिक प्रभावशाली समझा जाएगा। तो जिसमें किसी प्रकार का विशेष रूप से परिवर्तन हो, नवीनता हो, प्रभावशीलता हो, इस प्रकार का जो नया थॉट्स है विचारधारा के रूप में, वही नवाचार या इनोवेशन कहलाता है। नवाचार की कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोवेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोवेशन। तो इनोवेशन के संबंध में बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला है, नवाचार एक ऐसा विचार है जिसे नया समझा जाता है। दूसरी बात, नवाचार में कोई ना कोई विशेषता अवश्य पाई जाती है। तीसरा, नवाचार प्रयासपूर्ण किया जाने वाला एक कार्य है, टास्क है। नवाचार को समझ बूझकर काम में लाया जाता है। नवाचार के द्वारा परिस्थितियों में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। प्रचलित विधियों की अपेक्षा गुणों को ध्यान में रखते हुए नवाचार अधिक श्रेष्ठ अथवा उन्नत माना जाता है। वहीं नवाचार वह विचार है जिसके मानने या स्वीकार करने वाला उसे नवीन विचार के रूप में देखता है, न केवल देखता है अपितु अनुभव भी कर पाता है। शिक्षा के नवाचार की आवश्यकता क्यों है एवं इसका क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन इन एजुकेशन। जैसे शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हमें नवाचार, इनोवेशन करने की जरूरत है, कुछ नई चीजों को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा में नवाचार की आवश्यकता है। लोगों के आर्थिक विकास के लिए शिक्षा में नवाचार की आवश्यकता है। रुचिपूर्ण शिक्षा के लिए नवाचार का होना आवश्यक माना जाता है। शिक्षक में सकारात्मक व्यवहार लाने के लिए नवाचार की जरूरत है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए और वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगति के रूप में शिक्षा प्रणाली को विकसित करने के लिए हमें नवाचार की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ ही साथ मानव संसाधन के विकास के लिए, रोजगार के नए अवसरों में वृद्धि के लिए, पर्यावरण प्रदूषण जनित समस्याओं के समाधान के लिए, विशिष्टीकरण की वृद्धि एवं इसके
इससे उत्पन्न समस्याओं की पूर्ति करने के लिए भी शिक्षा में नवाचार की आवश्यकता है। जैसे आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू एजुकेशन तो है ही, साथ ही साथ आप जो है पर्यावरण से संबंधित, अभी 2024 की मैं बात कर रहा हूं, अप्रैल महीने में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक और एड ऑन किया कि भाई आप जो है पर्यावरण के संबंध में भी, आप इसके अगेंस्ट में भी आपको राइट मिलता है आर्टिकल 21 में। तो कुछ नया शब्दावली वहां पर जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण जनित समस्याओं के समाधान के लिए भी हमें कुछ नए इनोवेशन करने की आवश्यकता है, कुछ नए विचार को व्यक्त करने की जरूरत है। नवाचार का शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा, उसी को हम लोग देखेंगे किस प्रकार का प्रभाव है। इम्पैक्ट ऑफ इनोवेशन इन एजुकेशन, व्यक्ति एवं समाज में हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव शिक्षा पर पड़ता ही है, पड़ ही रहा है। शिक्षा को समय अनुकूल बनाने के लिए शैक्षिक क्रियाकलापों, नूतन यानी नवीन प्रवृत्तियों ने अपनी उपयोगिता को स्वयं सिद्ध किया है। और ट्राइसन इस विषय में समझाते हुए कहते हैं कि शैक्षिक नवाचारों का उद्भव स्वतः नहीं होता, वरन इन्हें खोजना पड़ता है तथा सुनियोजित ढंग से इन्हें प्रयोग में लाना होता है, ताकि शैक्षिक कार्यक्रमों को परिवर्तन परिवेश में गति मिल सके और परिवर्तन के साथ गहरा तारतम्य बनाया जा सके। इस प्रकार नवाचार एक विचार है, एक व्यवहार है अथवा वस्तु है जो नवीन और गुणात्मक विचार का स्वरूप माना जा सकता है। तो ये नवाचार का पृष्ठभूमि है, आप ऐसा इसे मान सकते हैं। नवाचार के प्रमुख पद क्या हैं? एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिए, सुनिए, आपके एग्जाम में यह आएगा। और इस प्रकार का नोट्स आपको न तो किताब में अभी मिल रहा है, नहीं और कहीं पर भी आपको अवेलेबल है। तो मैं आपको न केवल नोट्स बल्कि क्लासेस भी हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, इसका आप लोग लाभ जरूर उठाएं। नवाचार के प्रमुखतः निम्नलिखित पद निर्धारित किए जा सकते हैं। मेन टर्म्स ऑफ इनोवेशन, फॉलोइंग मेन टर्म्स ऑफ इनोवेशन कैन बी डिटरमाइंड लाइक दिस, सर्च और रिसर्च। किस किस रूप में इसको हम लोग इनोवेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्रियान्वयन में ला सकते हैं। खोज और शोध के रूप में, किसी प्रकार का परीक्षण या टेस्टिंग करके, मूल्यांकन यानी इवोल्यूशन करके, डेवलपमेंट यानी विकास की प्रक्रिया में शामिल होकर, विस्तार या फैलाव एक्सपेंशन और स्प्रेड मेथड, उपयोग हेतु स्वीकार करना एक्सेप्ट फॉर यूजेस। सो दीज आर द मेन फैक्टर और मेन टर्म्स टू इनोवेटिंग आर डिटरमाइन द इनोवेशन। ठीक है, तो इनोवेशन को अगर आप डिटरमाइन करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज हैं, इनके माध्यम से हम इनोवेट कर सकते हैं, नवाचार ला सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक नवाचार के आधार क्या हो सकते हैं? शैक्षिक नवाचार के बेस क्या हो सकते हैं? नवाचार के बेस के संबंध में प्रोफेसर उदय परिक और टीपी राव कहते हैं कि नवाचार को बड़ी सरलता से परिभाषित किया जा सकता है। कैसे? किसी उपयोगी कार्य के लिए किसी व्यक्ति या निकाय के द्वारा किया गया विचार अथवा अभ्यास नवाचार है। किसी उपयोगी कार्य के लिए किसी व्यक्ति या निकाय के द्वारा, उस सिस्टम के द्वारा कोई भी कार्य, कोई भी विचार लाया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, जो कि किसी कार्य के लिए बेहद उपयोगी और सरल हो सकता है, वह क्या होगा? नवाचार होगा, इनोवेशन होगा। सभी कार्य ऐसे हैं जो पहले कभी ना कहीं किसी के द्वारा पूर्व में किए जा चुके हैं, पर आपने पूर्व में किए गए कार्य को यदि अपनी नई रचनात्मक शैली से, देखो ये शब्द याद में जो रखना है, नई रचनात्मक, न्यू क्रिएटिविटी के माध्यम से आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वह क्या कहलाएगा? फिर नवाचार कहलाएगा, वह जो है इनोवेशन कहलाएगा। ठीक, नवाचार को दो कोटियों में रखा जा सकता है, इसके दो पायदान हैं, दो कोटियां हैं। कौन कौन सी? पहली है सोशल इंटरेक्टिव इनोवेशन, सामाजिक अंतः क्रियात्मक नवाचार, और दूसरा है समस्या संबंधी नवाचार यानी प्रॉब्लम रिलेटेड इनोवेशन। एक एक करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहले सामाजिक अंतः क्रियात्मक नवाचार क्या है? सोशल इंटरेक्टिव इनोवेशन हम किसे कहेंगे? इसके अंतर्गत किसी संस्था या उसके मानवीय समूह से वार्ता करके जब कुछ नया करते हैं
तो वह सामाजिक अंतः क्रिया नवाचार कहलाता है, अर्थात सोशल इंटरेक्टिव इनोवेशन कहलाएगा। जो किसी हम समूह से या समाज के बीच किसी ग्रुप या संस्था के माध्यम से ये किसी प्रकार का नवाचार लाना चाहें, उसे सामाजिक अंतः क्रियात्मक नवाचार कहेंगे। इसके कार्य के गुण दोष दोनों देखे जाते हैं, विशेषताओं की जानकारी एवं उपयोगी विचार अपना लिए जाते हैं। वहीं समस्या संबंधी इनोवेशन नवाचार क्या होगा? प्रॉब्लम रिलेटेड इनोवेशन, वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए नए तरीके खोजकर उस समस्या का समाधान कर दिया जाए, तो यह समस्या संबंधी नवाचार कहलाता है। नवाचार शिक्षक पद्धतियों का संबंध इसी समस्या समाधान यानी अधिगम की समस्या समाधान संबंधी नवाचार से होता है। तो समस्या संबंधी नवाचार क्या है, आपको समझ में आया? समस्या संबंधी नवाचार है कि नए तरीके खोजकर उस समस्या का समाधान कर दिया जाए, तो यह समस्या संबंधी नवाचार कहलाता है। क्लियर है? नवाचार शिक्षण पद्धतियां क्या है? इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं? हमारी सरकार के द्वारा विद्यालय को सभी भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा चुकी हैं, जैसे कि विद्यालय भवन, विद्युत व्यवस्था, पाठ्य पुस्तकें, स्कूली यूनिफॉर्म, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति, शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए धनराशि। लेकिन इसके बावजूद हम लोग देखते हैं कि अभी तक कुछ चीजें जैसे कंप्यूटराइज्ड, सारे स्कूल विद्यालय जो है कंप्यूटराइज्ड नहीं हुए हैं, तो ये कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लेकिन ये सारी जो सुविधाएं आपको दिख रही हैं इनोवेशन के संबंध में कि विद्यालयों को अब जो है नए भवन उपलब्ध कराया जाए, विद्युत व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, पाठ्य पुस्तक, स्कूल यूनिफॉर्म, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति, शिक्षण अधिगम की नवीन सामग्रियां, ये सभी मूल रूप से क्या दर्शाता है? नवाचार की शिक्षण पद्धतियों को ही दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ बातें जो लिमिटेशन के रूप में है, इसको भी जानना जरूरी है। यह सत्य है कि सभी सुविधाओं से विद्यालयों में छात्र नामांकन संख्या में वृद्धि हुई है, परंतु गुणात्मक शिक्षा में अभी भी आशानुरूप सफलता नहीं मिली है। जहां संख्यात्मक वृद्धि होती है, वहां गुणात्मक वृद्धि में कमी आ जाती है। इस कमी को दूर करने के लिए आवश्यक है कि कक्षा में रुचिपूर्ण पद्धति को अपनाया जाए, जैसे भ्रमण विधि, खेल विधि, कहानी विधि, प्रदर्शन विधि, करके सीखना, प्रोजेक्ट विधि, केस स्टडी विधि या विभिन्न प्रकार की अन्य शैक्षिक गतिविधियां, जिसके माध्यम से बच्चे रुचिपूर्ण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके, ऐसी रणनीति को, ऐसी विधियों को हमको नवाचार के माध्यम से अपनाना चाहिए। इन नवाचारी शिक्षण पद्धतियों में शिक्षण कार्य करने में अध्यापक एवं विद्यालय दोनों के लिए ही शिक्षण अधिगम एक रुचिपूर्ण प्रक्रिया बन सकेगी। शिक्षण अधिगम मतलब टीचिंग लर्निंग मेथड की बात की जा रही है। इन पद्धतियों के माध्यम से शिक्षण कार्य सरल सुगम ही नहीं बनता, बल्कि विद्यार्थी की रुचि भी इससे जागृत होती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ की बात हो रही है, एनसीएफ 2005 की बात हो रही है ना। एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख उद्देश्य हैं कि बच्चों के पुस्तकीय ज्ञान को उनके बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए, या उद्देश्य भी इन पद्धतियों से प्राप्त हो सकेगा। भय मुक्त वातावरण में विद्यार्थी स्वतंत्र होकर अपना कार्य सुगमतापूर्ण कर सकते हैं। सारे टाइप्स जो होते हैं, क्वेश्चन के टाइप्स होते हैं, सारी चीजें आपको प्रश्न में पूछा जाता है कि भाई बच्चों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रुचिपूर्ण होनी चाहिए, साथ ही साथ उनमें रुचि जागृत हो विषय के प्रति। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत ये कहा गया है कि भाई बच्चों के जो पुस्तकीय ज्ञान है वो बाहरी ज्ञान से उसको आप मैच कराओ, जोड़ो। और दूसरी बात, आप जो है विद्यार्थियों को भय मुक्त वातावरण में पढ़ने की आजादी दो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अधिगम कर पाए, सीख पाए, है ना। नवाचारी शिक्षण पद्धतियों से कौशल का विकास किस प्रकार से होगा? स्किल डेवलपमेंट थ्रू इनोवेटिव टीचिंग मेथड। देखिए, अभिव्यक्ति का विकास होगा। अगर आप जो है नई शिक्षण पद्धति से बच्चों को पढ़ाएंगे तो अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस कर पाएंगे। इन्वेस्टिगेशन, अधिक से अधिक खोज करेंगे, मीन बहुत सारे प्रश्न बच्चों के मन में जनरेट होगा जब वह अभिव्यक्ति का विकास होगा बालक का। निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी टू सेल्फ इवेल्युएशन, स्वमूल्यांकन के करने की क्षमता। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का विकास। रचनात्मक विकास यानी क्रिएटिव डेवलपमेंट। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास।
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि नवाचार शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास, मैंने हमेशा आपको कहा है सर्वांगीण विकास मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट तो होगा ही, साथ ही उनका सतत और व्यापक मूल्यांकन भी हो सकेगा। तो एक तो ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ साथ OAD के साथ साथ जो है कंटिन्यूअस है ना एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूएशन होगा, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE कहते हैं हम इसको, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन भी हम नवाचार पद्धति से कर सकते हैं। तो एक प्रश्न तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट ये भी बन सकता है, रचनात्मक विकास होगा। ये सारे वर्ड टर्मिंग, ये जो टर्मिनोलॉजीज है ना, एक एक पॉइंट को ऐसे उठा के देगा, आपसे पूछा जाएगा और कूट में भी पूछ सकता है। 4 ऑप्शन दे दिया, कूट में दे दिया जाएगा, नवाचारी शिक्षण पद्धति में कौशल विकास से कौन सा संबंध नहीं है, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, या 1 2 3 ऐसे करके बोला जाएगा। और यही टर्म्स आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं, यही पूछा जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना। नवाचारी शिक्षण पद्धति में बहुत सारे पद्धति हो सकते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट मेथड, केस मेथड यानी केस स्टडी, प्रोजेक्ट विधि, क्षेत्रीय पर्यटन, रीजनल टूरिज्म, मानसिक उद्दोलन यानी कि स्टिमुलेशन, मेंटल स्टिमुलेशन मतलब बच्चों को आप क्विज दो, क्विज कराओ, तो क्विज कराना भी मानसिक उद्दोलन कहलाता है, मेंटल स्टिमुलेशन कहलाता है। पात्र अभिनय, किसी प्रकार का कैरेक्टर एक्टिंग कराओ बच्चों को, प्रदर्शन विधि, डिस्प्ले मेथड और गेम मेथड, ये सभी जो हैं नवाचारी शिक्षण पद्धति के क्या हैं, माध्यम हैं। ICT इन एजुकेशन, ये अपने आप में स्वयं ही इनोवेशन है, इस इनोवेशन को आपको समझना है। ICT को देखिए, ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म तो आप लोग सबसे पहले जानिएगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हम इसे ICT के रूप में जानते हैं, है ना। ई शिक्षा या ई लर्निंग को सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक समर्थित शिक्षा और अध्यापन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो स्वाभाविक तौर पर क्रियात्मक होते हैं और जिनका उद्देश्य शिक्षार्थी के व्यक्तित्व, अनुभव, अभ्यास और ज्ञान, व्यक्तित्व, अनुभव, अभ्यास और ज्ञान के संबंध में ज्ञान के निर्माण को प्रभावित करना होता है। सूचना एवं संचार प्रणालियां, चाहे इनमें नेटवर्क की व्यवस्था हो या न हो, शिक्षा प्रक्रिया को क्रियान्वित करने वाले विशेष माध्यम के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। ठीक है, ICT के संबंध में और देखिए, जो हमारा ई एजुकेशन है, ई लर्निंग है, ई शिक्षा है, ये भी क्या है, नवाचार ही कहलाता है। ई शिक्षा अनिवार्य रूप से कौशल एवं ज्ञान का कंप्यूटर एवं नेटवर्क समर्थित अंतरण है। ई शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों और सीखने की प्रक्रियाओं के उपयोग को संदर्भित करता है। इस शिक्षा के अनुप्रयोगों और प्रक्रियाओं में वेब आधारित शिक्षा, कंप्यूटर आधारित शिक्षा, आभासी कक्षाएं और डिजिटल सहयोग भी शामिल होता है। ठीक, बात समझ में आ रहा है। इस शिक्षा में क्या क्या शामिल है आपका, वेब आधारित शिक्षा, कंप्यूटर आधारित शिक्षा, आभासी कक्षाएं यानी कि आभासी कक्षाएं मतलब वर्चुअल क्लासेस बोलते हैं हम इसको, वर्चुअल क्लासेस। ठीक, और डिजिटल क्लासेस जो हैं, ये आप जो क्लासेस देख रहे हैं डिजिटली, ये भी क्या है, ICT के अंतर्गत आता है और ये नवाचार ही है, ये इनोवेशन ही है। पाठ्य पुस्तक, पाठ्य सामग्रियों का वितरण इंटरनेट, इंट्रानेट या एक्स्ट्रानेट, ऑडियो वीडियो टेप, उपग्रह, टीवी और CD-ROM के माध्यम से हम करते हैं। इसे खुद ब खुद या अनुदेशक के नेतृत्व में किया जा सकता है और इसका माध्यम पाठ, छवि, एनिमेशन, स्ट्रीमिंग, वीडियो और ऑडियो हो सकता है। कुल मिलाकर के ऑडियो, वीडियो, विजुअल डिस्प्ले, विजुअल जो ब्रॉडकास्टिंग है, इसके माध्यम से हम ICT को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इस शिक्षा के समानार्थक शब्दों के रूप में CBT का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा तो बताना, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, जब आप एग्जाम में बैठोगे तब याद करोगे,
सर क्या आप पढ़ाए थे, इसका कहीं पर नोट्स नहीं था, कहीं पर हमको कोई मटेरियल नहीं मिल रहा था, लेकिन सर आप पढ़ाए और एग्जाम में आया। आएगा ही, एग्जाम में से बाहर क्या ही आएगा, जो एग्जाम में आएगा वही मैंने आपको सौंप दिया है, आपको परोस दिया है। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि आप इसका कैसे लाभ उठा रहे हैं। ई शिक्षा के समानार्थक शब्दों में सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, ये भी क्या होता है, नवाचार ही होता है ना। आईबीटी अगर पूछ दिया जाए तो इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग आप कह सकते हैं। डब्ल्यूबीटी कहा जाए तो वेब बेस्ड ट्रेनिंग, नाम अलग अलग है, बाकी सभी ई शिक्षा के समानार्थी शब्द हैं। आज भी कोई व्यक्ति ई शिक्षा या ई लर्निंग के विभिन्न रूपों जैसे ई लर्निंग या ई एजुकेशन के साथ साथ उपरोक्त शब्दों का इस्तेमाल करता है। तो ई लर्निंग, ई एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, आजकल एक शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन एजुकेशन ये भी क्या है भाई, एक प्रकार का इनोवेशन ही है, नवाचार ही है शैक्षिक क्षेत्र में। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कुल मिलाकर के आईसीटी एंड एजुकेशन के अंतर्गत आप लोगों ने जाना कि ई लर्निंग कह लीजिए, चाहे एडुसेट, पहले एडुसेट से जो है ऑनलाइन लर्निंग कराया जाता था विद्यालयों में। ठीक है, मतलब विद्यालयों में ऑनलाइन एक यहाँ पर सैटेलाइट है, सैटेलाइट से कनेक्ट होता था, है ना, सैटेलाइट से कनेक्ट हो गया और सैटेलाइट से कनेक्ट होकर के फिर यहाँ पर कंप्यूटर में, यहाँ पर सर्वर है, यहाँ से कोई टीचर हैं, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, अब बच्चे जो हैं डायरेक्ट इसको पढ़ पा रहे हैं और यहाँ से डायरेक्ट एडुसेट के माध्यम से पढ़ाया जाता था। आज भी ऐसा नहीं है कि आज भी नहीं पढ़ाया जा रहा है, लेकिन देखिए इसके अलावा आईसीटी में दूरदर्शन है, ज्ञान दर्शन है, ज्ञानवाणी है और आकाशवाणी, ये सभी नवाचार ही हैं, सभी आईसीटी के अंतर्गत आएगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आएगा। क्लियर, समझ में आया। चलिए कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए, इसको आप लोग बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। जैसे निम्नलिखित में से एनईपी 2020 द्वारा अनुशंसित किस मूल्यांकन पद्धति को आईसीटी उपकरणों के उपयोग हेतु प्रभावी ढंग से सुगम बनाया जा सकता है। छात्रों की प्रगति की जांच करना और प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए रचनात्मक आंकलन, देखो रचनात्मक आंकलन आ गया यहाँ पर। ठीक है, प्रगति की जांच करना, इवोल्यूशन शब्द मैंने आपको बताया था। शैक्षिक उपलब्धि निर्धारित करने के लिए उच्च स्तर की परीक्षाएं, ये नहीं जम रहा है। विभिन्न स्कूलों की शिक्षा में तुलना, ये भी नहीं है। आपका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए ही होगा। अब इसका यहाँ पर डिटेल दिया गया है, आईसीटी जो अभी मैंने पढ़ाया है बस उसी बातों को यहाँ पर बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा में आईसीटी को एकीकृत करने के लिए एनईपी 2020 द्वारा अनुशंसित दृष्टिकोण को सटीक रूप से दर्शाता है। निर्देश देने के लिए आईसीटी को एक स्टैंड ऑन उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए, गलत। आईसीटी को पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्र में सहजता से एकीकृत, इंटीग्रेट किया जाना चाहिए, बहुत शानदार। आईसीटी का प्रयोग मुख्य रूप से कंठस्थ करने वाला, बिल्कुल नहीं। पारंपरिक शिक्षण पद्धतियों, पारंपरिक मतलब जो पुराना आ रहा है उसको अपन क्यों करें भाई, हमको तो इनोवेशन लाना है ना, नया लाना है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। देखिए ये कुछ प्रश्न मैं आपको सिंपल प्रश्न करा रहा हूं, बाकी आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगा, है ना, तो टेस्ट सीरीज में जरूर आप लोग बाकी क्वेश्चंस को आप करिएगा, कवर करिएगा। निम्नलिखित में से किस आईसीटी उपकरण का विशेष रूप से एनईपी 2020 में शिक्षण और अधिगम की क्रांति लाने की क्षमता के रूप में उल्लेख किया गया है। आभासी वास्तविकता यानी कि वर्चुअल रियलिटी, इसको हम कहते हैं वर्चुअल रियलिटी, इसको हम कहते हैं संवर्धित वास्तविकता, और ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो ये तीनों प्रकार की जो उपकरण हैं आईसीटी के रूप में एनईपी 2020 के माध्यम से इसको स्वीकार किया गया है। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा में आईसीटी के एकीकरण, इंटीग्रेशन के लिए प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र नहीं है बोला है, नहीं है बोला है ना, तो नहीं शब्द को याद में रखना। अब यहाँ से आंसर देखो क्या हो सकता है। व्यक्तिगत एवं अनुकूली शिक्षा को बढ़ावा देना, ये तो है। सभी शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को पहुंच को बढ़ावा देना, ये भी है। आलोचनात्मक चिंतन, और ये दोनों सही हैं, ठीक है, दोनों ऑप्शन सही हैं। आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान को विकसित करना, ये भी है। पारंपरिक शिक्षण है, पारंपरिक भाई ट्रेडिशनल नहीं जाना है भाई, हमको नवीनता लाना है, नई शिक्षा की इनोवेशन को लाना है, ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन डी गलत होगा।
ठीक, तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने इसको समझा पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में मैं अब आपसे फिर से डिस्कस करूंगा नवाचार के पश्चात हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा। ठीक है, नवाचार के बाद अपना जो नेक्स्ट क्लास है वो कौन सा होगा, देख लीजिए यहां पर देखिए। नवाचार के बाद अब मैं आपको पढ़ाऊंगा शैक्षणिक योजनाएं क्या हैं। शैक्षणिक योजनाओं के बाद हम पढ़ेंगे शैक्षणिक अधिनियम, उसके बाद फिर छात्रावास प्रबंधन। फिर आपका ये 4 नंबर का सिलेबस हो जाएगा कवर। थैंक यू वेरी मच।